प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस वीडियो व्याख्यान में बीएससी तथा एमएससी जियोलॉजी से संबंधित विद्यार्थियों के लिए टॉपिक जियोलॉजिकल वर्क ऑफ ग्लेशियर यानी हिमनद के भूवैज्ञानिक कार्य के ऊपर पार्ट 1 का वीडियो आपके साथ साझा करूंगा। विद्यार्थियों, पहले के व्याख्यान में हमने जियोलॉजिकल वर्क ऑफ विंड और जियोलॉजिकल वर्क ऑफ रिवर के बारे में चर्चा की थी और उनके बारे में आपको जानकारी प्रदान की थी। आज तीसरी फिजिकल एजेंसी ग्लेशियर के रूप में यानी हिमनद के रूप में किस प्रकार से भूवैज्ञानिक कार्य हिमनद द्वारा किए जाते हैं यानी कि जियोलॉजिकल वर्क ऑफ ग्लेशियर, इसका पार्ट 1 आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ग्लेशियर क्या होते हैं और ग्लेशिएशन किसे कहते हैं? मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में जब आइस एज या हिम युग के बारे में वीडियो व्याख्यान अपलोड किया था तो उसमें इसकी जानकारी आपको दी गई थी। एक बार फिर से हम ग्लेशियर्स और ग्लेशिएशन के बारे में चर्चा करेंगे। ग्लेशियर ए मास ऑफ आइस कंपोज ऑफ recrystallized compacted स्नो दैट फ्लोज अंडर इट्स ओन वेट ऑन लैंड। यानी कि जो स्नो होता है, हम कई बार सुनते हैं स्नोफॉल हुआ, विंटर में हम सुनते हैं स्नोफॉल हुआ, तो ये जो स्नोफॉल होता है वो जब कॉम्पैक्ट स्थिति में होता है, कॉम्पैक्टेड हो जाता है रिक्रिस्टलाइज होकर, और उसको उसका खुद का जो भार है उसकी वजह से वो फ्लो करता है लैंड पर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्लोप की तरफ। तो ऐसे आइस के मास को हम ग्लेशियर बोलते हैं। प्रेजेंटली ग्लेशियर्स कवर 1/10 ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह का जो टोटल एरिया है उसका 1/10 भाग ग्लेशियर द्वारा कवर किया जा रहा है। हमें पता है अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड वो दो बड़ी आइस शीट्स हैं जो आज भी जब हम पृथ्वी के वर्ल्ड मैप पर देखते हैं तो हमें दृष्टिगत होते हैं। ग्लेशियर्स अकर्स इन ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका एंड इन हायर माउंटेन रेंजेज। ये जो ग्लेशियर्स ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की हम बात कर रहे हैं, ये एक तरह से सिग्नेचर हैं। आज हमें ये अपनी उपस्थिति से बताते हैं कि निश्चित रूप से पास्ट क्लाइमेट में आइस एजेज रही, और जो हम प्लीस्टोसीन काल की बात करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, तो उस प्लीस्टोसीन काल में लास्ट जो ग्लेशियल एज थी उसके बाद का समय, जिसे हम आज अगर हम कहें तो हम इंटरग्लेशियल पीरियड में जी रहे हैं। तो ये जो इंटरग्लेशियल पीरियड है, इसमें जो पहली ग्लेशियल लास्ट जो एज गई थी प्लीस्टोसीन काल की, उसके अगर सिग्नेचर हमको देखने हैं तो ये सिग्नेचर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड वर्ल्ड मैप पर हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। ग्लेशियर्स इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल स्केल क्लाइमेट चेंज में हमें ग्लेशियर्स मदद करते हैं। रिलेटेड टू ऑल 5 ऑफ द अर्थ सिस्टम्स, जितने भी 5 ये एक्सोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, जियोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, इन सब में इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल स्केल क्लाइमेट चेंज, उसमें हमें ग्लेशियर मदद करते हैं। अगर हम एक्सोस्फीयर्स की बात करें, चेंजेज इन द अमाउंट ऑफ सनलाइट कॉज ग्लेशिएशन। ये ग्लेशिएशन क्या होता है? जो सनलाइट का अमाउंट है उसमें अगर बदलाव आ जाए तो निश्चित रूप से ऋतु परिवर्तन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, और दैट कुड स्टार्ट ग्लेशिएशन। हाइड्रोस्फीयर की बात करें, ग्लेशियल आइस इज फ्रोजन वाटर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में जो ग्लेशियल हिमनद बड़े हैं वो उसी का हाइड्रोस्फीयर का
पार्ट होते हैं, उसी का नुमाइंदगी करते हैं। जियोस्फीयर, ग्लेशियल आइस फ्लोज ओवर द मॉडिफाइड लैंड। जैसे अभी मैंने शुरू में कहा कि जो स्नोफॉल होता है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है और फिर इतना मास इकट्ठा हो जाता है कि वो इकट्ठा हुआ मास अपने वेट के कारण नीचे डाउन साइड में फ्लो करता है। तो ये जियोस्फीयर में वो उस मॉडिफाइड लैंड के ऊपर किस तरह से वो फ्लो करता है। एटमॉस्फेयर, अल्ट्रेशन ऑफ ग्लोबल एटमॉस्फेरिक पैटर्न कंट्रीब्यूट टू ग्लेशियल आइस फॉर्मेशन। इसी तरह से एटमॉस्फेरिक अगर परिवर्तन होते हैं तो दैट कुड ऑल्सो बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लेशिएशन। बायोस्फीयर, आइस डिस्प्लेसेस एनिमल्स एंड प्लांट्स। पास्ट क्लाइमेट में हमने आइस एज के बारे में जब पढ़ा तो इस प्रकार का जब भारी परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे अभी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, इसी तरह से ग्लोबल कूलिंग की बात करते हैं, तो इस तरह का जब ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज होता है तो वो बायोस्फीयर पर बहुत प्रभाव डालता है और उस समय वहाँ का जो फाउना और फ्लोरा है उसको वहाँ से अपने आप को माइग्रेट करना पड़ता है, या तो वो उसमें एक्लेमेटाइज हो जाए, और अगर नहीं होने की उनकी स्थिति रहती है तो देन इन दैट कंडीशन दे हैव टू माइग्रेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस ऑफ लिविंग। Glaciers, a thick ice mass that originate on land from the accumulation, compaction and recrystallization of snow. This is another definition of glacier. Agent of erosion, acquire, transport and deposit sediments. ये जो फिजिकल एजेंसी के रूप में ग्लेशियर काम करता है। एंड ऑक्यूपाई 10% ऑफ द लैंड एरिया, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रारंभ में इस वीडियो व्याख्यान के शुरुआत में बताया। ग्रेविटी इंटरप्ट्स हाइड्रोलॉजिक साइकिल बाय लॉकिंग अप वाटर। जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, पूरी साइकिल कैसे बरसात का पानी बरसता है, वो नदियों में समुद्र में जाके पहुंचता है, वहाँ फिर प्रेसिपिटेट होता है, उसका एवापोरेट ट्रांसपिरेशन होता है, वो फिर बादल बनते हैं, बादल से वापस फिर बरसात होती है। तो ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, इसमें जहाँ ग्लेशियर्स है जो उस पानी का ही पार्ट है, हालांकि उसका परसेंटेज पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जो वाटर बॉडीज़ का वॉल्यूम है उसमें उसका परसेंटेज निश्चित रूप से कंपेरेटिवली लो होता है, फिर भी जो ग्लेशियर्स होते हैं दे इंटरप्ट्स हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बाय लॉकिंग अप वाटर। तो वो वापस उसको कुछ समय तक उसका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में पानी को जाने से रोक देते हैं। ग्रेविटी एंड स्लोप आर प्राइमरी फोर्सेस ऑफ मोशन। स्नो जो कॉम्पैक्ट होता है वो ग्रेविटी के कारण और अपने खुद के वेट के कारण उसको जब एक ग्रेडियंट स्लोप मिलता है तो वो नीचे मूवमेंट करता है। तो ग्रेविटी एंड स्लोप आर प्राइमरी फोर्स ऑफ मोशन फॉर ग्लेशियर्स। एंटायर आइस शीट मूव्स 5 to 50 मीटर्स पर ईयर। ये एक एवरेज उसकी रेट है जिससे किस तरह से आइस शीट मूव करती है। फास्टेस्ट मूवमेंट विद इन द सेंटर, केंद्र के भाग में जो ग्लेशियर होता है वहाँ उसका मूवमेंट तेजी से होता है। एंड फ्रिक्शन स्लोज डाउन द साइड्स। अब इसके इम्पोर्टेंस पे हम चर्चा करें। ग्लेशियल टाइम्स रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड्स इन अर्थ हिस्ट्री। जो हमने आइस एज के दौरान बात की, जैसे चाहे वो प्रोटेरोजोइक टाइम हो, चाहे पेंसिल्वेनियन टाइम हो, चाहे प्लिस्टोसीन टाइम हो। अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट आइस एज जो थी वो प्रोटेरोजोइक्स में प्री कैम्ब्रियन टाइम में थी, और जो लास्ट ग्लेशियल आइस एज थी वो प्लिस्टोसीन में थी। रिप्रेजेंट मेजर क्लाइमेटिक डिपार्चर्स फ्रॉम मॉडर्न ऑन ए ग्लोबल स्केल, cyclic in nature, man's influence, a glacial ice contains records of atmospheric changes. ये all these factors are related to glacial activities और ये उनकी महत्वता को समझाते हैं। अब हम ग्लेशियर से संबंधित टर्मिनोलॉजी जो इम्पोर्टेंट है, कई बार हमको आगे पढ़ने में और जब हम आइस एज के बारे में, ग्लेशियर्स के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ हमको समझनी पड़ेगी। तो उन इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं उनके बारे में हम चर्चा करें। सबसे पहले एब्लेशन जोन। एब्लेशन जोन द एरिया ऑफ ए ग्लेशियर वेयर मास इज लॉस्ट थ्रू मेल्टिंग
और इवोपरेशन एट ए ग्रेटर रेट देन स्नो एंड आइस अकोमुलेट। तो ये एब्लेशन जोन वो एक क्षेत्र है जहाँ पर ग्लेशियर बड़ी मात्रा में लॉस होता है। फिर दूसरा एक्युमुलेशन जोन, वो उसका उल्टा है, द एरिया ऑफ ग्लेशियर वेयर मास इज इंक्रीज्ड थ्रू स्नोफॉल एट ए ग्रेटर रेट देन स्नो एंड आइस इज लॉस थ्रू एब्लेशन। तो जहाँ एब्लेशन में हमने देखा कि लॉस ज़्यादा होता है ग्लेशियर का, जबकि एक्युमुलेशन जोन में ग्लेशियर का जो मास है वो बढ़ता है तीव्र गति से। बेसल स्लाइडिंग्स, द स्लाइडिंग्स ऑफ ए ग्लेशियर ओवर द ग्राउंड ऑन ए लेयर ऑफ वाटर, उसे हम बेसल स्लाइडिंग बोलते हैं। फर्न, द ग्रेन्युलर आइस फॉर्म्ड बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ स्नो ऑल्सो नाउन एज नेवी, यानी कि जो स्नो का रिक्रिस्टलाइजेशन से जो ग्रेन्युलर आइस बनता है उसे हम फर्न बोलते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे एक स्नो से ग्लेशियर में कन्वर्जन होता है। तो जो स्नो रिक्रिस्टलाइज होके ग्रेन्युलर आइस फॉर्म बनाती है उसे हम फर्न बोलते हैं और इसे हम नेवी भी बोलते हैं। ग्लेशियल सर्ज, द रैपिड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर इज कॉल्ड एज ग्लेशियल सर्ज। स्नो लाइन, द एलिवेशन अबव विच स्नो कैन फॉर्म एंड रिमेन ऑल ईयर, एक ऐसा एलिवेशन जिसके ऊपर पूरे साल तक स्नो जो है वो बनता रहता है, तो उस लाइन को हम स्नो लाइन बोलते हैं। टर्मिनस, द लीडिंग एज ऑफ ए ग्लेशियर ऑल्सो नाउन एज द ग्लेशियर स्नाउट, तो जो ग्लेशियर की लीडिंग एज होती है जिसे स्नाउट भी बोलते हैं वो उसका टर्मिनस कहलाता है। टिल, ए रैंडम मिक्सचर ऑफ फाइनली क्रस्ड रॉक्स, सैंड, पेबल्स एंड बोल्डर्स डिपोजिटेड बाई ग्लेशियर। जो ग्लेशियर जो फिजिकल एजेंसी के रूप में काम करता है तो अपने साथ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन 3 तरह की प्रक्रिया से निकलता है। तो जो इसके कारण जो रैंडम मिक्सचर अंडरनीथ जो चट्टानें हैं उनमें से क्रस्ट रॉक्स, सैंड के ग्रेन्स, पेबल्स, बोल्डर्स, इन सब का जो एक रैंडम मिक्सचर बनता है और जो नीचे जमा हो जाता है उसे हम टिल बोलते हैं। ग्लेशियल ट्रफ, glacial flown constantly widen its rock channel when the ice is finally swept away because of melting. A deep seated walled feature appears which is known as glacial troughs। जब ग्लेशियल बहाव के साथ जिस रॉक चैनल में से गुजरता है उसको उसकी चौड़ाई बढ़ाता रहता है, and when the ice is finally swept away because of melting, a deep walled फीचर अपियर, और उस क्षेत्र में से जब ये रॉक चैनल में से ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर जो पीछे छूट जाती है स्टीप्ड वॉल्ड, उसे हम ग्लेशियल ट्रफ बोलते हैं। फ्योर्ड, व्हेन फ्लोर ऑफ ट्रफ ओपन टू द सी लाइज बिलो द लेवल सी लेवल, द वाटर एंटर एज द आइस फ्रंट रिट्रीट्स मेकिंग ए डीप नैरो एस्चुरी नाउन एज फ्योर्ड। तो जैसे नदी डेल्टा और एस्चुरी बनाती है, ठीक इसी तरह जब ये सी लेवल के साथ वाटर एंटर करता है और ये ग्लेशियल के साथ इस तरह की एसोसिएशन में जब स्ट्रक्चर बनता है तो उसे हम फ्योर्ड बोलते हैं। ग्लेशिएशन, द पीरियड ड्यूरिंग विच द कॉन्टिनेंटल आइस शीट ग्रोज एंड स्प्रेड आउटवर्ड ओवर ए वास्ट एरिया इज नाउन एज ग्लेशिएशन। जब किसी कॉन्टिनेंट पर प्रचुर मात्रा में लंबे समय तक ये जो आइस ग्रो करती रहती है, तो जैसे ग्रीनलैंड है या अंटार्कटिका है, तो उसे हम लंबी समय में इस प्रकार की जब गतिविधि होती है तो उसे हम ग्लेशिएशन बोलते हैं। सेल्फ्स, प्रेजेंस ऑफ ग्रेट प्लेट्स ऑफ फ्लोटिंग ग्लेशियर्स इज नाउन एज सेल्फ्स। अब इस स्लाइड में ये आइस, ओरिजिन ऑफ आइस के बारे में बताया गया है। आप देखिए, सबसे पहले snowflakes are melted and deformed by the presence of overlying snow। ऊपर जैसे जैसे स्नो का ओवरलाइंग उसका प्रेशर बनता है तो वो स्नोफ्लैक्स हैं वो पिघलते हैं, बिकमिंग ग्रेनुलर स्नो, और वो ग्रेनुलर स्नो में कन्वर्ट होते हैं जिसे हम फर्न बोलते हैं।
एंड फाइनली इंटरलॉकिंग क्रिस्टल ऑफ ग्लेशियल आइस। तो यहाँ इस चित्र में, इस साइकिल में आपको ये पूरा समझाने का प्रयास किया गया है किस तरह से स्नोफ्लेक्स ग्रेनुलर स्लो में, फिर फर्न में, और फर्न से फिर ग्लेशियल आइस में कन्वर्ट होते हैं। इस स्लाइड में पूरी दुनिया के अंदर जो फैले हुए ग्लेशियर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन समझाने का प्रयास किया है। कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें तो अफ्रीका के अंदर 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ग्लेशियर्स हैं। अंटार्कटिका में आप देखिए सबसे अधिक जो है वो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के अंदर है। एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप और यूरोप वेस्टर्न इनमें भी प्रचुर मात्रा में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को देखें तो वहाँ केवल 860 स्क्वायर किलोमीटर है। नॉर्थ अमेरिका में भी एक्सक्लूडिंग ग्रीनलैंड को निकाल दें तो आप देखिए 2,76,100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। साउथ अमेरिका में भी अगर अपन देखें तो 25,908 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये इस तरह से अंटार्कटिका में अगर अपन देखें तो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड यहाँ पर सबसे प्रचुर मात्रा में ये ग्लेशियर्स विस्तृत है। और ये जैसे मैंने आपको पहले कहा ये एक सिग्नेचर हैं, वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पहले प्लीस्टोसीन काल में आइस एज रही होगी। एक करोड़ 35,93,310 स्क्वायर किलोमीटर अंटार्कटिका में है, और ग्रीनलैंड में अगर अपन बात करें 17,26,400 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीनलैंड में है। यहाँ इस स्लाइड में जो अभी हमने पहले आपको बताया फर्न क्या होता है, इट इज़ ए आइस दैट इज़ एन इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन स्नो एंड ग्लेशियल आइस। फर्न हैज़ द अपीयरेंसेस ऑफ वेट शुगर। तो ये जोन ऑफ एक्यूमुलेशन और जोन ऑफ एब्लेशन दोनों के बीच की जो प्लेस होती है वहाँ पर जो फर्न की लिमिट डिसाइड होती है। अब ग्लेशियर बजट क्या होता है, इसमें इन और आउट। इन जोन ऑफ एक्यूमुलेशन हम देखते हैं कि स्नो एक्यूमुलेट होता है एंड फॉर्म आइस। आउटर लिमिट इज द स्नो लाइन जो हमने पहले आपको बताया। जबकि आउट जोन ऑफ वेस्टेज वहाँ एब्लेशन के अंदर हमने देखा जनरल टर्म फॉर लॉस ऑफ आइस और स्नो फ्रॉम ए ग्लेशियर, चाहे वो सब्लिमेशन हो, मेल्टिंग हो, चाहे इवेपोरेशन हो। तो इसमें इस स्लाइड में हमने ये आपको दिखाया है कि सबसे पहले सेडिमेंट इनपुट, सब ग्लेशियल इरोजन, एक्यूमुलेशन, इनपुट प्रेसिपिटेशन, फिर जोन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आउटपुट आता है। आउटपुट में इवेपोरेशन, मेल्टिंग, कार्विंग, सब्लिमेशन एंड इवेपोरेशन, और लास्ट में सेडिमेंट आउटपुट, मेल्टिंग एंड कार्विंग। तो ये ग्लेशियर बजट को एक स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। अब ये कुछ चित्र हैं जिसमें देखिए एल्पाइन ग्लेशियर्स किस तरह से विस्तृत फैला हुआ, इसका फील्ड फोटोग्राफ्स। ये कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो हो सकता है कॉपीराइट के तहत हो, लेकिन इंटरनेट के गूगल सर्च इंजन से लिए गए हैं, और हम जो इनके ऑनर हैं उनको हम यहाँ एक्नॉलेज करते हैं। चूँकि ये एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए विद्यार्थियों को टॉपिक आसानी से समझ में आए इसलिए इनका उपयोग किया गया है, तो हम उनको यहाँ एक्नॉलेज करते हैं। ये कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स किस तरह से पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर विस्तार लिए हुए आइस शीट नज़र आ रही है। ये दो जो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जिसकी हमने बार बार बात की, जो आज की तारीख में बहुत लंबी आइस शीट्स बड़े विस्तृत एरिया में फैली हुई है, उनके बारे में उनकी ये मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करना है। ये कुछ जो फीचर्स हैं जो ग्लेशियल एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड हैं, उनके कुछ फील्ड फोटोग्राफ्स, जैसे टार्न लेक है, स्मॉल लेक दैट फील्स द सेंट्रल डिप्रेशन इन ए सर्क्यू। ये यू शेप वैली और हॉर्न ये भी स्ट्रक्चर्स हैं जो एसोसिएटेड विथ ग्लेशिएशन। फिजॉर्ड्स और सर्क्यू लेक्स, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आने वाले कमिंग वीडियोज़ में। ये डिपोजिशनल फीचर्स अगर हम बात करें
तो ग्लेशियल इरेटिक्स जिसको बोलते हैं, ये येलोस्टोन पार्क का इतना बड़ा जो यहाँ ग्लेशियल इरेटिक्स हैं, यहाँ इसकी हाइट भी बताई गई है। तो इतने बड़े डिपोजिशनल फीचर्स जो ग्लेशियल की जो जियोलॉजिकल वर्क है उसमें डिपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ ये फीचर है। ये सेडिमेंट ग्लेशियल टिल जिसको हम अभी शुरू में आपको डिफाइन किया था, तो ये ग्लेशियल टिल का एक फील्ड फोटोग्राफ। मोरेंस बनते हैं, ये मोरेंस कैसे बनते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस फील्ड फोटोग्राफ्स के अंदर आप स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेटरल मोरेंस क्या होते हैं, मीडियल मोरेंस क्या होते हैं, एंड मोरेंस क्या होते हैं, और टर्मिनस ऑफ ग्लेशियर्स के साथ रिसेशनल मोरेन क्या होते हैं, ग्राउंड मोरेन क्या होते हैं, और टर्मिनल मोरेंस क्या होते हैं। ये स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा इसमें समझाने का प्रयास किया गया। ये यहाँ पर लेटरल मोरेंस और मीडियल मोरेंस दोनों का फील्ड फोटोग्राफ है। लेटरल and medial moraines are sediment eroded from the valley sides and deposited by a glacier. They often appear as dark strips in a glacier. ये एक और फील्ड फोटोग्राफ जिसमें ग्लेशियल्स एक्टिविटी के साथ जो स्ट्रक्चर्स या जो फॉर्मेशंस बनती हैं, केमेटेरेस, मोराइन, आउटवास, कैटल लेक्स, ये सब इसमें दिखाए गए हैं। आउटवास प्लेन विथ एस्कर्स एंड ब्रेडेड स्ट्रीम्स इस फील्ड फोटोग्राफ में दिखाए गए हैं। और इरेटिक्स, इतना बड़ा विशाल ए लार्ज बोल्डर दैट ए ग्लेशियर डिपोजिट्स ऑन द सरफेस मेड अप ऑफ डिफरेंट रॉक। अब ये नीचे जो यहाँ रॉक है, ये रॉक, ये उसका कंपोजिशन डिफरेंट है, लेकिन इसके ऊपर ये इतना बड़ा विशाल बोल्डर ये ग्लेशियर अपने साथ लेके आया होगा और यहाँ उसने इसको डिपॉजिट कर दिया। तो ऐसे इरेटिक्स कैसे बनते हैं ये इस फील्ड फोटोग्राफ में आप कंपैरिजन देखिए, कार के सापेक्ष इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा है ये बोल्डर। ये एस्कर्स जिसे हम ए लॉन्ग स्नेक लाइक रिज ऑफ सेडिमेंट डिपोजिटेड बाय ए स्ट्रीम दैट रैन अंडर और विद इन ए ग्लेशियर, तो उसके हम एस्कर्स बोलते हैं। ये भी ग्लेशियल एसोसिएटेड फीचर्स हैं। कैम, ये भी ग्लेशियल के साथ जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर है। आगे के व्याख्यान में इसके बारे में हम चर्चा विस्तार से करेंगे। ये ड्रमलिन्स हैं, ड्रमलिन्स का फील्ड फोटोग्राफ्स। ड्रमलिन्स आर द हिल शेप्ड डिपॉजिट्स ऑफ टिल कम इन ए वैरायटी ऑफ डायमेंशंस। ये सारा एक इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने साझा की। इससे पहले व्याख्यान में जब हमने आइस एज के बारे में आपको जानकारी दी थी, तब भी बताया था कि जो लास्ट ग्लेशिएशन हुआ, जो लास्ट मास ग्लेशियल आइस एज थी, वो प्लिस्टोसिन में हुई, यानी क्वाटरनरी पीरियड में। क्वाटरनरी में हमने देखा कि प्लिस्टोसिन और होलोसिन। अब उस होलोसिन को भी अब 3 भागों में बांटते हुए सबसे ऊपर उसका मेगालेन एज आ गया। लेकिन जो प्लिस्टोसिन का समय था उसमें लास्ट ग्लेशियल आइस एज की बात हमने की थी, उसको हम एक बार वहाँ वापस उसको रिकॉल करेंगे आपको रिमाइंड कराने के लिए। द प्लिस्टोसिन आइस एज बिगन अराउंड 1.96 मिलियन ईयर्स अगो। सेवरल ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल एपिसोड्स पूरे पास्ट जियोलॉजिकल हिस्ट्री में हमने रिकॉर्ड किए हैं, उसके बारे में हमने चर्चा पूर्व के व्याख्यान में की। ग्लेशियल ए पीरियड ऑफ आइस एडवांस जनरली इंटरप्टेड एज ए ग्लोबली कूल पीरियड। और इंटरग्लेशियल क्या होता है? ए पीरियड ऑफ आइस रिट्रीट जनरली इंटरप्रेटेड एज ए ग्लोबली वार्म पीरियड। तो जो ग्लेशियल है वो तो ग्लोबली कूल पीरियड हो गया जिसमें आइस एडवांस करता है, बढ़ता है, और इंटरग्लेशियल है जो वार्म पीरियड है जिसमें आइस जो है, बड़ी शीट जो है वो रिट्रीट करती है। वी आर इन एन इंटरग्लेशियल पीरियड राइट नाउ। आज हम जिस समय में अपना जीवन गुजार रहे हैं लंबा जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, जो अभी का वर्तमान समय है उसको हम इंटरग्लेशियल पीरियड मानते हैं। और हो सकता है जैसे कि मिलानकोविच की थ्योरी है, अगर हर 30-40 हज़ार साल बाद आइस एज आती है तो जो लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा हम कहते हैं 12-13 हज़ार साल पहले था, तो हो सकता है आगे आने वाले 20,000 साल बाद वापस ग्लोबल कूलिंग का समय आए और एक बार फिर पृथ्वी पर आइस एज आ जाए।
उस समय पृथ्वी पर मानव होगा या नहीं होगा, ये समय के गर्भ के अंदर छिपी हुई चीज़ है जिसे हम अभी नहीं बता सकते। लेकिन अभी हम ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित हैं। कार्बन का उत्सर्जन इतना भयावह हो गया है, उसका लेवल इतना बढ़ गया है कि आज ग्लोबल कूलिंग से पहले हम ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित हैं। आज आगे हमारे मुहाने पर आने वाली पीढ़ियों को ग्लोबल वार्मिंग से झगड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। और हो सकता है बहुत लंबे समय के बाद की बात मैं कर रहा हूँ कि आज से 20,000 25,000 साल बाद ये ग्लोबल वार्मिंग के बजाय हमारी मानव स्पीसीज़ को, हमारी मानव रेस को ग्लोबल कूलिंग से जूझना पड़े। तो इसलिए पर्यावरण के प्रति हमें बहुत सावचेत रहने की आवश्यकता है। अगर हम पृथ्वी का विदोहन, पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, चाहे मिनरल रिसोर्सेज हो, चाहे अर्थ रिसोर्सेज हो, अगर हमने, जैसे गांधी जी कहते थे कि अर्थ हैज़ एनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड ऑफ द एवरी मैन बट नॉट द ग्रीड ऑफ द एवरी मैन, अगर हमने इन प्राकृतिक संसाधनों का, इस पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा तो पृथ्वी तो अपना आप को बचाने में समर्थ है, हमारा जो बायोटा है, जो रेस है, वो निश्चित रूप से मान के चलिए कि खतरे में आ जाएगी। मिलानकोविच ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि हमने पिछले व्याख्यान में भी आपको बताया, उन्होंने प्रपोज टू अकाउंट फॉर द साइक्लिक नेचर ऑफ ग्लेशिएशन। एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन मिलुटिन मिलानकोविच attributed the glaciation to variation in 3 parameters of the earth orbit। 3 कारकों को लेकर पृथ्वी की ऑर्बिट को उन्होंने अपनी थ्योरी दी, इसेंट्रिसिटी, प्रिसिशन और एक्सिस। इन 3 के आधार पर उन्होंने कहा कि इसेंट्रिसिटी बदलती है, प्रिसिशन बदलता है और अर्थ की जो एक्सिस की टिल्ट है उसमें परिवर्तन होता है। तो ये जब इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं तो ड्रास्टिक क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंज आता है एंड दैट लीड्स टू द ग्लेशियल आइस एज। तो ये उनकी मिलानकोविच की थ्योरी थी। और जैसे मैंने अभी कहा कि आज से 15,000 साल पहले लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा था, जब प्लिस्टोसीन की जो लास्ट आइस एज थी, और हो सकता है आने वाले 15-20 हज़ार साल बाद अगली ग्लेशियल आइस एज आए। वी आर राइट नाउ लिविंग इन द इंटरग्लेशियल आइस एज, बट हो सकता है 20,000 साल बाद वापस एक आइस एज आ जाए। उस समय इस पृथ्वी पर बायोटा की क्या स्थिति होगी, हमारी रेस जो ह्यूमन रेस है वो इसको सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। उससे पहले तो अभी ज्वलंत ये इशू है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे पार पाएंगे। तो इसलिए हम सब की ये नैतिक जिम्मेवारी है कि जो अर्थ रिसोर्सेज के बारे में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं उस पर हम सब लोग काम करें, ताकि हम हमारी रेस को ही नहीं बचा पाएँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ अच्छा करके जाएं और पृथ्वी के ऊपर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने में हम सब लोग भागीदार बने। ये ऑक्सीजन आइसोटोप रिकॉर्ड फ्रॉम ग्रीनलैंड आइस कोर का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें किस तरह से वार्म पीरियड और कूल पीरियड आए उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें दिखाया गया है। ये जो व्याख्यान तैयार किया उसमें जो जिन जिन रेफरेंस का हमने उपयोग किया उनको यहाँ एक्नॉलेज करते हैं। इसके अलावा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या जो स्लाइड शेयर्स पे जो मटेरियल अवेलेबल था उसका भी हमने उपयोग किया, उसको भी यहाँ हम एक्नॉलेज करते हैं। और फोटो सोर्स जैसे गूगल सर्च इंजन से हमने लिए, चूँकि एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए हमने उनका उपयोग किया, उनको भी हम यहाँ एक्नॉलेज करते हैं। इस तरह से ये इस जियोलॉजिकल वर्क ऑफ ग्लेशियर की जो हम सीरीज़ आपके साथ 2 या 3 व्याख्यान में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे, उसका ये पहला पार्ट आज आपके साथ मैंने साझा किया। विद्यार्थियों, कोरोना अभी तक गया नहीं है, वैक्सीन अभी तक आई नहीं है, हमें बहुत सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और जो भी सरकारी गाइडलाइंस हैं, मास्क लगाना ज़रूरी है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है, बार बार अपना आप को सैनिटाइज करेंगे और घर बैठकर अपने अध्ययन को निश्चित रूप से बिना किसी बाधा के, हमारी सबकी मंशा ये है कि आपको किसी प्रकार का एकेडमिक लॉस नहीं हो।
तो आप घर बैठे आपको ई कंटेंट जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना का, चाहे हमारे क्लास वाइज बनाए हुए व्हाट्सएप ग्रुप हो, या किसी भी संकाय सदस्य के फेसबुक पेज पे भी हम इस तरह के ई कंटेंट साझा कर रहे हैं। आपसे ये बहुत आग्रह है कि जो भी ई प्लेटफॉर्म्स पे हम आपको एजुकेशनल ई कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो वीडियो व्याख्यान हो, या अन्य तरीके से कोई नोट्स हो, तो उन्हें आप घर बैठकर बिना समय जाया किए उनका अध्ययन करें। जो असाइनमेंट आपको दिया जाता है उनके उत्तर भी उसमें देने का प्रयास करें, और ये जो वीडियो हम राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं उन्हें बार बार देखें, सुने, समझें, पढ़ें, और जो भी असाइनमेंट में आपको प्रश्न दिए जाते हैं उनका हल करें। हम सब की ये मंशा है कि इस महामारी के दौर में भी आपको किसी प्रकार का शैक्षणिक नुकसान नहीं हो। आपकी भी ये मंशा रहनी चाहिए, जितना भी ई कंटेंट ई प्लेटफॉर्म्स पे आपको दिया जा रहा है उसका आप उपयोग करेंगे और अपने कैरियर को संवारने में अपने आप को तैयार रखेंगे।